सेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पूरे देश में जबरदस्त जोश है। और इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गुजरात दौरे पर हैं। वडोदरा में थे थोड़ी देर पहले और वहां उन्होंने एक छोटा सा रोड शो किया, लेकिन उनके स्वागत में जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। वडोदरा के बाद आज मोदी का भुज और फिर अहमदाबाद में भी रोड शो होगा और तीनों ही जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का असर आप सड़कों पर साफ साफ देख पाएंगे। रोड शो के रूट पर जगह जगह राफेल लड़ाकू विमानों के मिनिएचर्स लोगों ने बना दिए, S-400 दिखा दिया डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल के पोस्टर लगा दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लगाए गए। प्रधानमंत्री आज दाहोद में हैं इस वक्त, जहां वो 24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरुआत उनकी करने वाले हैं। एक लोकोमोटिव प्रोजेक्ट में का भी उन्होंने शुभारंभ किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे थे। लेकिन एक और खास बात हुई, आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की तरफ से ब्रीफिंग करने के लिए कौन आया करता था? हमारे विदेश सचिव के साथ आया करती थी कर्नल सोफिया कुरैशी सेना से और विंग कमांडर व्योमिका सिंह एयरफोर्स से। तो आज कर्नल सोफिया कुरैशी वो गुजरात की हैं और जब वडोदरा में प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे तो उस वक्त उनका परिवार वहां पर मौजूद था। इनफैक्ट उनके परिवार से आज प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की है। तो ये एक आज की बड़ी हाईलाइट रही और बहुत अच्छा लगा उन परिवार को, प्रधानमंत्री को अपने सामने देख करके। तो जो रोड शो हुआ उनके स्वागत में कर्नल सोफिया कुरैशी की फैमिली जो थी वो मौजूद थी। अगर उनकी बातचीत हमारे पास है तो वो दिखा दें। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्षण जो था क्या फील कर रहे थे उस वक्त? वो क्षण बहुत ही प्रसन्नता का क्षण था, बहुत ही प्रसन्नता हुई इस समय। और सबसे बड़ी गर्व तो इस बात का हुई, हमारे नगर के सभी लोगों ने प्रधानमंत्री का हृदय से स्वागत किया, तो इसकी हम बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता इतनी हुई कि बोल नहीं पा रहे ना कुछ भी इतनी प्रसन्नता है। कुछ बातचीत हो पाई थी प्रधानमंत्री जी से? अब इशारे सारे सब कुछ हुआ है, वो तो सभी सारे में सब उन्होंने प्रणाम किया, हमने प्रणाम किया। अच्छा। हाँ, और बहुत ही खुशी हुई इसके लिए। हाँ। तो क्या आप लोगों को पहले से था अंदेशा कि प्रधानमंत्री जी मिलेंगे या आप भी इसी तरह स्वागत करेंगे? ऐसा अंदेशा नहीं था, लेकिन मालूम पड़ा। हाँ, वो मालूम पड़ा कि अब वो आएंगे तो मिलेंगे जरूर, और वो मिले। हाँ। तो ये एक अपने आप में बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। और एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उसकी बेटी एक ऐसा ऑपरेशन जो कि काफ़ी क्रूशल था देश के, अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, उसके बारे में वो ब्रीफ करने जब पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई, तो उस वक्त आप के मन में क्या चल रहा था? जब पहली बार आए, हम लोगों ने टीवी खोला, देखा तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे एकदम अचानक ऐसा देखकर शॉट लगा के कि क्या हुआ देखो। और उसके बाद में बहुत खुशी हुई कि जो हमारी बहनों के सिंदूर जो थे उनका बदला लिया, बहुत अच्छा हुआ। और ये हमारी बेटियों के लिए नहीं, पूरे देश की बेटी है और उसके लिए हमारे गर्व है बहुत। और आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने खुद उस चीज़ को एक तरह से एक्नॉलेज किया जब वो आप लोगों से आकर के मिले। हाँ, ये भी बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री आए, हम उनसे मिले और उनके लिए ही हम लोग स्वागत के लिए वहाँ पहुँचे थे और उनसे मिले, बहुत खुशी हुई। उन्होंने हमें स्वागत किया और कुछ बोला भी कहा, लेकिन शोर इतना तो समझ नहीं आया करके इशारे शरों में उन्होंने, हाँ ऐसा बहुत कुछ कहा है उन्होंने, इशारे सारे में भी बहुत कुछ कहा है। ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसका पार्ट ब्रीफिंग में मेरी सिस्टर थी कर्नल सोफिया कुरैशी। तो उन्होंने उस सिंदूर के ज़रिए, क्योंकि लेडीज़ को हार्म किया था, लेडीज़ को दुखी पहुंचाया था, तो लेडीज़ और जो टेररिज्म जो आके मार के गए थे उनको ये बता दिया कि आप लेडीज़ की तरह हमारे यहाँ टेररिज्म एक्ट फैला है तो फैला नहीं सकते, कंट्री हमारी पीसफुल है, आप ऐसा कुछ वहाँ कर नहीं सकते। दूसरा, आपने सिंदूर को उजाड़ा है, तो उसका बदला जो है सिंदूर के ज़रिए फीमेल के थ्रू ही डिफेंस सिस्टम के थ्रू विदाउट एनी कैजुअलिटी लिया गया, जो बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ी जो है अचीवमेंट्स है। कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार वाकई बहुत खुश है, प्रधानमंत्री उनसे आकर के मिले। विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया जो हैं, इनको ब्रीफिंग करने के लिए भेजना वो भी एक संदेश था कि हमारी नारी शक्ति जवाब दे रही है इस वक्त पाकिस्तान को, और पूरे भारत की बात दुनिया को बताने के लिए, हमारा मैसेज पहुंचाने के लिए। आपको मालूम है कि हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशंस जो हैं वो अलग अलग देशों में इस वक्त गए हुए हैं, तो वो वहां जाकर के जो बात कह रहे हैं और कैसे वो बात रिसीव की जा रही है, उसका असर कितना हो रहा है, जरा इस पर हम लोग बात कर लें। तो मैं आपको 2-3 बयान जो है सुनवाना चाह रहा हूं और फिर अपने गेस्ट से हम बात करते हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी से, शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं, अभी जो वहां पहुंचे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैं,
गुलाम नबी आज़ाद हैं और बीजेपी की बांसुरी स्वराज हैं। बांसुरी स्वराज की बात जो है वो आपको हम सुनाते हैं। इस कांगो में है बांसुरी स्वराज। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, ये न्याय का नया संकल्प है जो भारत ने विश्व के सामने प्रस्तुत करा है। लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता, और ये जो भारत ने एक नया उदाहरण रखा है पूरे विश्व के सामने ऑन दिस ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, इसी का पक्ष रखने के लिए हम ये डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन, पहले यूएई गया और अब वेस्ट अफ्रीका के विभिन्न देशों में जा रहा है, कांगो, लाइबेरिया और सियरा लियोन। यूएई ने तो एक बहुत ही सॉलिड दोस्त की भूमिका निभाते हुए एक अनइक्विवोकल सपोर्ट का मैसेज भारत के साथ रखा है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसकी कामयाबी दुनिया भर को बताने के लिए डेलीगेशन इस वक्त अलग अलग मुल्कों में, दुनिया के हर कोने में, और पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए अपनी बात रख रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधियों का साफ तौर पर यह कहना है कि भारत ने किसी मिलिट्री या सरकारी जगह को टारगेट नहीं किया पाकिस्तान में, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। और ये डेलीगेशंस विदेश में ये भी बता रहे हैं कि भारत का मकसद युद्ध करना नहीं था, बल्कि हमारी कार्रवाई सिर्फ आतंक के खिलाफ थी। India sent a clear message, number one, that it was not going to take terror lying down, it would answer, but equally that by delivering very precisely calculated, calibrated strikes on very specific targets, it was also sending a message that this was not meant to be the opening salvo in a protracted war, but just an act of retribution, that we were prepared to stop with that act. In other words, not just in other words, it was officially conveyed. There is a regular hotline between the two Directors General of Military Operations. The message was conveyed that this was the intent, that it was pointed out that no military targets, no civilian targets, and no governmental targets had been hit, not even by accident, and that the message therefore had been delivered exactly and precisely to the terrorists and their hand. शशि थरूर, देखा आपने, अभी न्यूयॉर्क में बात कर रहे थे और बांसुरी स्वराज बता रही थी कि हम लोग गल्फ कंट्रीज से होकर अपना मैसेज देख करके आए। उन्होंने बहुत वहां पर लोगों ने खूब भारत के पक्ष को बड़ी अच्छे से सुना है और माना है। वो हमारे साथ इस लड़ाई में जो है वो खड़े हुए हैं। बहल साहब, ये मैसेज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर में विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि भाई भारत ने हम पर हमला कर दिया, मेरी सोवेरेनिटी का उल्लंघन किया, इसलिए हमने भी पलटवार किया। तो ये डेलीगेशन जाकर के बताना जरूरी भी है कि हमने अग्रेसर पाकिस्तान था, पहला हमला हम पे पहलगाम में हुआ था, हमने उसका जवाब दिया। पाकिस्तान ने ये लड़ाई जो है वो 4 दिन की लड़ाई फिर उसने शुरू की। बहल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए बहुत ध्यान से, तो ये ऑल पार्टी डेलीगेशन और कई जैसे ऑपोजिशन लीडर भी लीड कर रहे हैं इसको, जैसे कि यूएसए को शशि थरूर, उनकी आपने स्पीच भी सुनी, और कतार में सुप्रिया सूले, और रशिया के लिए कानिमोजी, और ओवाइसी भी पार्ट ऑफ डेलीगेशन है जो मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज में गए, जहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली ये दर्शाया है कि इस्लाम में कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमें इनोसेंट्स को मारना है। दूसरी चीज है कि हम एक मैसेज भी दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को कि हम सारे यूनाइटेड हैं पार्टीज इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप एक आधा कोई स्टेटमेंट किसी का लेके कुछ बोल सकते हैं, सारी पार्टीज यूनाइटेड हैं जहां भारत के ऊपर या भारत की अस्तित्व पे कोई भी खतरा आता है। दूसरी चीज है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, यह मैसेज सभी ने क्लियरली दिया, हम युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमला कैसे हुआ, कैसे धर्म के आधार पे लोगों को उनकी फैमिलीज के सामने मारा गया, और कैसे उसके पीछे पहले क्लेम टीआरएफ ने लिया था। यही शशि थरूर की आगे की स्पीच में वो क्लियरली बताते हैं कि पहले टीआरएफ ने क्लेम लिया, पर जैसे ही भारत का जब प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने विड्रॉ किया, लेकिन पहले 3 दिन में क्लेम तो टीआरएफ ने ही लिया था, और वो लश्कर तैयबा का फ्रंट है। उन्होंने बड़ा क्लियरली हाईलाइट किया कि कई अमेरिकन भी इसमें इफेक्टेड थे जो पहले इन हमलों के, वही जो टेरर एलिमेंट्स है जैसे लश्कर तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, वो सारे इन्वॉल्व थे इनके अंदर। और उन्होंने क्लियरली ये भी मैसेज दिया कि जिनको हम ग्लोबल टेररिस्ट कहते हैं, जिनके ऊपर अवार्ड लगे हुए हैं, जैसे हाफिज सईद है, नाम उन्होंने हाफिज सईद का नहीं लिया, लेकिन जैसे ये है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं,
ऐसे लोग तो अमेरिका के भी वांटेड हैं, तो भारत ने तो उनको नहीं वांटेड बोला ना, उनको तो वही बोल रहे हैं। अच्छा, ये वहां जा रहे हैं, इंडियन कम्युनिटी से भी मिल रहे हैं ये डेलीगेशंस, वहां की जो सरकारें हैं उनके प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, वहां के राजनयिकों से, डिप्लोमेट से एंगेज कर रहे हैं खुद को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। तो एक कंसर्टेड वे में पूरी दुनिया में आपका मैसेज जा रहा है। लेकिन फिर भी जनरल साहब, सिन्हा साहब, भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे क्या हासिल होगा, क्या क्यों जरूरी है हमारी ये डिप्लोमेटिक आउटरीच? देखिए, आज के दिन में सौरभ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप नैरेटिव किस तरह से बिल्डिंग करते हैं 21st सेंचुरी में। इट इज़ नॉट ओनली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से आप जीत सकते हैं, आपकी नैरेटिव कैसे चलती है, और कंट्री इसी से इमर्ज होती है। देखिए, आप पूरी जगह देख रहे हैं वर्ल्ड इज़ एट वॉर, बट सब लोग नैरेटिव को बनाते हैं। अभी हम नैरेटिव को ऐसा बिल्डिंग, और हमारी सॉलिड उसकी प्रूफ है। अभी आपने दो दिखाए, एक आपने पहले दिखाया बांसुरी स्वराज को जो कांग्रेस की हैं, शशि थरूर, सॉरी बीजेपी की हैं, और दूसरा जो आपने दिखाया शशि थरूर कांग्रेस की हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जो शशि थरूर क्या कह रहे हैं कि वी हैव नॉट डन एनी एक्शंस अगेंस्ट मिलिट्री द फर्स्ट डे इज टॉकिंग, कि एक एक्ट ऑफ रिट्रीब्यूशन था, आपने हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किया, हमने कोई मिलिट्री टारगेट, कोई सिविलियन टारगेट या नो गवर्नमेंट टारगेट को हमने हिट किया, नो जो आपने हमारे टेररिस्ट के टारगेट थे उसको हिट किया। उसके बाद हमने उस दिन बता दिया कि नॉन एस्केलेटरी है, हमने अपना कार्रवाई खत्म कर दिया, आप यदि कुछ करेंगे तो हम उसका जवाब हम। तो इन्होंने जो 3 दिन और चलाए उसके अंदर में, उसके बाद आप उसका वेरी कैलिब्रेटेड तरीके से उसको आप एड्रेस किए। मेरे शशि थरूर साहब इसको सभी जगह बता रहे हैं कि इट इज नॉट अगेंस्ट ए कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट टू मिलिट्री, इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट टेररिज्म। और फिर हम बांसुरी स्वराज को सुन रहे हैं, उन्होंने जो बड़ी बात कही कि जिस तरह से यूएई में हमें सपोर्ट मिला वो तो खुल के सामने आ गया, और ख़ास करके टेररिज्म के ऊपर में बहुत बड़ा बयान उसका आया है। दूसरा जो वेस्ट अफ्रीका में वो जो कॉन्गो में गई हैं, वहाँ की धरती से जो उन्होंने ये बताया है, और सेम बात बार बार रिपीट हो रही है जो पाकिस्तान के संदर्भ में कहते हैं कि खून पानी नहीं बहेगा, और यदि खून बहेगा तो जो चीजें हैं। तो एक चीज पूछना चाह रहा हूं जनरल दत्ता, हमारा मैसेज बड़ा मैसेज है, आतंकवाद के खिलाफ भी है, लेकिन हम हाईलाइट क्या करना चाहते हैं कि पाकिस्तान ये आतंकवाद की नर्सरी है, या वी रिटेन द राइट टू स्ट्राइक बैक इन केस वी आर हिट? सौरभ, देखिए, ऐसा है कि भारत का जो मैसेज है दुनिया को, वो 2 तरीके से है। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हमारी मल्टी एथनिसिटी, मल्टी लिंगुअल, अलग अलग हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सारी की सारी इस मुहिम में भारत को रिप्रेजेंट करके दुनिया को बता रही हैं कि भारत ने जो ऑप सिंदूर किया वो क्यों किया, और क्या पाकिस्तान एक विक्टिम है कि परपेट्रेटर ऑफ क्राइम, मतलब क्या वो आतंकवाद में लिप्त है खुद। तो ये जो संदेश है जो लेके जा रहे हैं विद प्रूफ एंड एविडेंस, हमने पूरा चेष्टा कर ली पाकिस्तान के साथ, उनको डोजियर दे के बता दिया, कहीं पर पाकिस्तान ने कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करी आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि जो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज ही इसके अंदर लिप्त है खुद। और ये प्रूफ भी दिया हमने कि जब वहाँ पे हमने टेररिस्ट अटैक किया, खासकर जैसे मोहम्मद के उसमें, यहाँ मुरीद के में, सारे के सारे फौज के अफसर वहाँ पे उस जनाजे के अंदर शामिल हैं। तो ये दर्शाता है कि उनका कितना गठजोड़ है। दूसरा, पाकिस्तान बोलता मैं विक्टिम हूँ आतंकवाद का कि मेरे 80,000 लोग मारे गए, ये विक्टिम नहीं है, ये परपेचुएटर है। तो दाहोद में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, और आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात बोली। ऑपरेशन सिंदूर में सेना की कामयाबी का जिक्र तो किया ही, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो देश आजादी के साथ पैदा हुआ, मतलब पाकिस्तान, इसका एकमात्र लक्ष्य है भारत से दुश्मनी, भारत का नुकसान करना। ये भारत से केवल बैर चाहता है और कुछ नहीं चाहता। उन्होंने और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए पहली बार आया है, और इस लिहाज से बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य है भारत से दुश्मनी करना, भारत का नुकसान करना, हमसे बैर करना, और इस पाकिस्तान का भारत के नजरिए से उसका कोई और उद्देश्य नहीं है। जबकि दूसरा देश भारत
हम जब से आजाद हुए एक बस तरक्की की राह पर चले जा रहे हैं। उन्होंने हम चौथी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था अभी बने हैं, कल ही इसकी घोषणा हुई है। और हमारा ध्येय केवल एक है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं, जिसका लाभ हमारे देश की जनता को मिले, गरीब आदमी गरीबी से बाहर आए और सशक्त होता जाए। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान है, जो प्रधानमंत्री ने कहा, जो केवल एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पर चलता है कि भारत से दुश्मनी कैसे करो, कश्मीर में कैसे आतंकवाद फैलाओ, भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर आतंकवाद कैसे फैलाओ, कहां हमारे जो छोटी मोटी लोगों की नाराजगी है उसको और उगाड़ो ताकि भारत से उनका बैर जो है वो हो। और इसमें पाकिस्तान लगा हुआ है। अगर पाकिस्तान ने भी अपनी ट्रेजेक्टरी भारत की तरह विकास की ओर रखी होती तो वो देश भी आज से कहीं बेहतर परिस्थिति में होता। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जो बात रक्षा विशेषज्ञ आज तक कहते थे, डिप्लोमेट्स कहते थे, आम लोग महसूस करते थे, वो बात आज प्रधानमंत्री ने कही है कि पाकिस्तान का उद्देश्य केवल भारत से दुश्मनी करना है। दत्ता साहब, मैंने पहली बार सुना है प्राइम मिनिस्टर को ऐसे बोलते हुए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, इसमें दो मुद्दे हैं। जब बंटवारा हुआ भारत का और जिसको बंटवारे के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ, वो किस बेसिस पे हो, जो मुनीर बोल रहा था, टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी तो फेल हो गई इनकी। टू नेशन, बांग्लादेश में इन्होंने अत्याचार करा, कौन सा भाईचारा, कौन सा इस्लाम, तो वो चीज़ तो एकदम नकारा होगी जिस लफ्ज़ के ऊपर ये मुल्क की पैदाइश हुई। तो लेकिन उसके बाद में जब ये मुल्क बन गया तो वहाँ की फौज काबिज होगी पूरी वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, और वहाँ की फौज को ताकत में रहने के लिए ये मुद्दा जरूरी था कि भारत के साथ दुश्मनी पैदा करके रखो, भारत के साथ कोई दोस्ती मत होने दो, पीपल टू पीपल कोई रिलेशन मत होने दो, और ताकि उनका डर दिखा के, भारत का डर दिखा के कि बड़ा मुल्क है हमारे पर हमला करेगा, आप ताकत में बने रहें। तो इसका एक लिंक पाकिस्तान की फौज के साथ बहुत बड़ा है, अवाम के साथ नहीं है। अवाम सर ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि आप पाकिस्तान से अलग अलग तरीकों से एंगेज करने की कोशिश करते रहे। प्रधानमंत्री ने भी पाकिस्तान के लीडरों से बातचीत करने की कोशिश की। हमारा ट्रैक 2 जो चलता है उसमें हर तरीके की, हर किस्म के आदमी से बातचीत होती है ताकि एक रिलेशन जो है कम से कम बनता रहे। आज जब प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान का उद्देश्य केवल भारत से दुश्मनी करना है, तो मतलब आप भी उसके साथ केवल एक दुश्मन की तरह व्यवहार कर सकते हो। अब पाकिस्तान से और किसी किस्म का रिश्ता वो देश भूल जाए, वो फिलहाल खत्म है, वो हमारा दुश्मन है क्योंकि वो हमें दुश्मन मानता है। बैल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सौरभ जी, अब 1947-48 देखें जब उन्होंने हमारा कुछ पोर्शन कश्मीर का हथिया लिया, या हम देखें 1965 जब उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया इन्फिल्ट्रेटर्स को कश्मीर के अंदर, या 1971 कहर डाला बांग्लादेश में, या 99 को देखें जब कारगिल द्रास पे चले गए थे, वो बटालिक सेक्टर्स के अंदर आ गए थे, या फिर अगर हम देखें उसके बाद से कभी भी क्या वो रुके हैं? कभी नहीं रुके। चाहे वो पार्लियामेंट पे अटैक हो, चाहे वो पठानकोट पे अटैक हो, उरी पे अटैक हो, मुंबई पे अटैक हो, और अब पहलगांव पे अटैक है, ये रुके नहीं है। इनके अंदर हेट्रेड है, ये रिविशनलिस्ट पावर है, रिविशनिस्ट पावर, जो रिविनिस्ट गोल होते हैं, यानी कि किसी तरीके से हम कश्मीर को हत्या लें, किसी तरीके से भारत में को विभाजन कर दें। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बिल्कुल सही कही है, ये नया भारत है, ये अंदर घुसता भी है, ये मारता भी है, ये बताता भी है, और पूरे विश्व को जागृत भी करता है। और साथ साथ में बहुत ही अहम चीज उन्होंने कही है, ये न्यू नॉर्म है। आगे कुछ भी ऐसा हुआ तो हम बहुत बुरी तरीके से आपके अभी आप ऊपर हमला देखिएगा, करेंगे। ये जैसे हम लोग कहते हैं अमन की आशा ब्रिगेड, जिनको लगता है कि पाकिस्तान के साथ शांति हो सकती है, आप अगर पाकिस्तान के साथ बात करें, उनको पसंद नहीं आएगी प्रधानमंत्री की ये बात। देखिए सौरभ जी, आपने एक जो बात कही कि आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना, आप तो डेली करते हैं, किसी भी राजनेता से ऐसी बड़ी बात कि एकमात्र लक्ष्य पाकिस्तान का आपके साथ दुश्मनी है। देखिए, ये रियलाइजेशन शायद प्रधानमंत्री को 2015-14 में दिए थे, तो उन्होंने वहाँ के इनके नवाज शरीफ साहब को बुला लिया था। उसके बाद खुद चले गए और ये कहते रहे, और उन्होंने इमरान खान को ये कहा था, जब इमरान खान आए, वो आए हैं 2019 के आसपास, तो उन्होंने कहा था कि आओ दोनों मिलकर के हम गरीबी से लड़ें। ये एक बात कही थी प्रधानमंत्री ने। तो देखिए वो रियलाइजेशन, और देखिए एक लीडर का रियलाइजेशन जब होता है, आज तक किसी को नहीं हुआ। यह रियलाइजेशन यदि आप लेंगे, ये गांधी को भी नहीं हुआ था, और आज एक ही, मैं पहली बार, और ये वाटरशेड मूवमेंट है, मैं मानता हूं। अच्छा, ये दिस इज वाटरशेड मूवमेंट। ये भगवान करे कि ये जो आपने कहा ना कि अमन की आशा ब्रिगेड, वो तो आपने तोड़ दी, वो
अमन अब वो क्या- चैनल, वो रिश्ता अब खत्म है। वो तो खत्म है। देखिए ना, सारे पार्टियों के लोग दूसरे जगह जाकर के वो चीज बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, या प्रधानमंत्री जैन साहब, आज बोल एक बात जो बात जी। आपने कही, इसको अगर एक बार थोड़ा सा आर्टिकुलेट और करते हैं, क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का कहना कि पाकिस्तान की पैदाइश से उसका एक ही उद्देश्य है, भारत से दुश्मनी, ये अपने आप में जैसे आपने कहा वाटरशेड मोमेंट है, एक मील का पत्थर है उनका ये बयान भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के। जैसे एक शब्द आप आजकल बहुत सुनते होंगे, शत्रु बोध। कोई अगर आपका शत्रु है, वो आपसे शत्रुता करना चाहता है, आप उसके साथ जैसा भी व्यवहार अच्छा भी करना चाहें, लेकिन वो उसका सिला आपसे दुश्मनी के लिए दुश्मनी ही देता है, वो बदले में आपको नफरत हिंसा ही देता है, आपकी हर कोशिश के बावजूद। तो आज अगर ये वाटरशेड मोमेंट है, इसका मतलब आज पूरे देश को ये रियलाइज हो गया है कि इस देश के साथ केवल वही व्यवहार किया जा सकता है जो ये आपसे कर रहा है, तभी तो आप उससे डील कर पाएंगे, तभी आप उसका वैसा इंतजाम कर पाएंगे देश में। देखिए सौरभ, देश के एक बहुत बड़ा तबका अभी भी, जो आप कहें ना, अमन की आशा की बातें, इन चीज़ों की बातें होंगी और ये खड़े होंगे, मगर आप इसको जब तोड़ सकते हो, क्योंकि ये फॉल्स नैरेटिव में बने हैं, उनके अपने कुछ होंगे, अपने सिद्धांत होंगे, अपनी सोच होगी, मगर जब एक लीडर खुले तौर पे, प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान का पूरा लक्ष्य इंडिया के साथ केवल दुश्मनी, वैमनस्यता और नीचे 1000 और 100 कट का आज तक किसी ने बात नहीं किया स्ट्रैटेजी के बारे में खुले मंच पे कि ये हमारी स्ट्रैटेजी है। मगर मैं पहली बार सुन रहा हूं इसी पार्टी के लोग खुले मंच में ये तो आप इसको बहुत बड़ा मूवमेंट मानते हैं आज भारत के लिए? वाटरशेड मूवमेंट मैं मानता हूं, वाटरशेड मूव, यही मैं चाहता हूं कि चाइना के साथ ये आज से मतलब हमारी दिशा बिल्कुल क्लियर हो गई पाकिस्तान को लेकर। जैसे एक आर्टिकल का बड़ा जिक्र हो रहा था, ब्रह्मचलानी जी का, हम लोग चैनल में थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने लिखा था, क्या भारत के पास कोई पाकिस्तान पॉलिसी है? शशि थरूर ने ये लिखा, जब ब्रह्मचलानी जी ने लिखा था यूपीए के टाइम, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, शशि थरूर का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा था कुछ साल पहले का कि भारत के पास कोई पाकिस्तान पॉलिसी है क्या? तो क्या अब हमारे पास एक कॉन्क्रीट, साफ, जिसमें हमारा उद्देश्य भी साफ हो, ऐसी पाकिस्तान पॉलिसी है? बिल्कुल, अभी हमारा डॉक्ट्रिन बहुत क्लियर है, ये न्यू नॉर्मल है। हमारा डॉक्ट्रिन बड़ा क्लियरली स्टेट करता है, अगर कोई भी आतंकी हमला हुआ, हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, और दूसरा, उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करेंगे कि चाहे वो मिलिट्री टारगेट है, मिलिट्री लीडर है, या फिर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, या टेररिस्ट लीडर है, हम नहीं मानेंगे। जहां पे टेरर है वहां टॉक्स नहीं होंगी, जहां टेरर है वहां ट्रेड नहीं होगा, जहां खून बह रहा है वहां पानी नहीं बहेगा। और यह सबसे बड़ा फंदा जो हमने उनके ऊपर डाला है, यह लाइफ लॉन्ग फंदा है। उनकी जो मेन 25% जीडीपी जहां से आता है, फार्मिंग, पंजाब से आती है, और उसको अगर हमने पानी कम कर दिया, सोचिए सिंध तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, जहां तक पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। और अभी से सिंध और पंजाब के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। जो पंजाबी पॉलिटिशियंस हैं, उनको वहां पे उनके ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं, पुलिस को, उनकी आर्मी को भी वो दुश्मन गिन रहे हैं। वो कहते हैं लड़ने जा रहे थे हम भारत के साथ, कहते हैं आपको दुश्मन है। और ये चीज जो आ गई है आज पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत ही अहम है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान ने हद की है नकल करने की, अब वो नकल में उतरे, हमारी डेलीगेशंस गए तो उनका प्रधानमंत्री भी बाहर गया है, और इनका सबसे पहला डेस्टिनेशन शहबाज शरीफ का बना है टर्की में जाकर के एर्दोगान से खूब हाथ पाथ मिला करके अब उन्होंने बड़े दोस्ती का वहाँ उनको धन्यवाद दिया कि आपने मुश्किल वक्त में भारत के खिलाफ हमारी मदद की। जबकि जब तुर्की से पूछा जाता है कि आपने इनको आर्म्स दिए, आपने इनको हथियार दिए जंग के दौरान, तो तुर्की ये कहता है नहीं, हमने जंग के दौरान इनको कोई हथियार नहीं दिया, पहले से दिए हुए थे, उन्होंने इस्तेमाल किए, वो तो सब हर कंट्री देती है, बेचता वेपन। वो कह रहे हैं हमने जंग में कोई सीधी मदद नहीं की पाकिस्तान की। एनीवे, अब तुर्की सीधा खड़ा है पाकिस्तान के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। एक अजरबैजान जो है वो थोड़ा और पीछे है, उसको भी जोड़ लीजिए आप तो ये एक तिकड़ी सी जो है ये बन जाती है। दूसरी, अगर हम भारत की बात करें, अभी हम प्रोग्राम की शुरुआत में मैं अपने मेहमानों से कह रहा था, वी लिव इन ए वेरी टफ नेबरहुड मतलब हमारा पड़ोस देखिए कैसा है। एक तरफ हमें पाकिस्तान मिला, ऊपर हमें चीन मिला, इस तरफ थोड़ा बांग्लादेश, कुछ साल शांति थी, लेकिन अब बांग्लादेश में भी अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है। तो इस लिहाज से मुझे तो लगता है सर, इजराइल के बाद गिनती भारत की होगी, अगर हमें पड़ोस मिलने में थोड़ी भगवान ने कमी की है, तो वो शायद भारत के साथ ही हुई है। हमने आपको दिखाया हमारे डेलीगेशन जो विदेश में गए हैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करने के लिए, उन्होंने क्या मैसेज दिया।
और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी विदेश दौरे पर हैं और पहला डेस्टिनेशन इनका था तुर्की, जहां इन्होंने अर्दोगान के साथ मुलाकात की और उन्हें भारत के साथ हुई इस झड़प में या जंग कह लीजिए, इसमें जो उन्होंने साथ दिया उसके लिए धन्यवाद दिया। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान अपना फेक नैरेटिव दुनिया में बनाने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान की DGISPR जो सेना के प्रवक्ता हैं, ये दूसरे काम पर लगे हैं। इन्होंने अफगानिस्तान को अपना भाई बताया और कहा कि उसे भारत का मददगार नहीं बनना चाहिए। ये बड़ी बात है कि वो हवाला दे रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो भाई भाई हैं और भारत की मदद ना करे अफगानिस्तान। और इनकी सेना के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं इनके, लेकिन दिन में सपने देखने से कुछ नहीं होता। हमें पाकिस्तान कितने दिन रहेगा इसका ठिकाना नहीं है, इनको कश्मीर चाहिए कह रही है। लेकिन ये जो अफगानिस्तान को लेकर बात कह रही है ये पाकिस्तान की सेना, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आरोप लगाया हिंदुस्तान पर कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी कराता है। इसमें सीधे ये भी तो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में आतंकवादी रहते हैं जो पाकिस्तान पर हमला करते हैं। उनका मतलब तो यही है। तो जब आप एक मुल्क के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हो कि वहाँ से टेररिस्ट ऑपरेट करके आप पर हमले करते हैं, तो आपके रिश्ते कैसे हैं ये तो इससे ही क्लियर हो जाता है। लेकिन अफगानिस्तान क्यों इसमें इंपॉर्टेंट है? अभी चाइना गए थे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री से बीजिंग में इनकी मुलाकात हुई और ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने अफगानिस्तान को थोड़ा समझाया है, थोड़ा पैसा वैसा भी दिया है, बिजनेस में इन्वॉल्व करने की बात कही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, और ताकि वो भारत की तरफदारी ना करे। क्योंकि अफगानिस्तान इस पूरी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ न्यूट्रल रहा, उसने किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ कोई काम नहीं किया, ना पाकिस्तान को मदद पहुंचाने वाला काम किया। तो जनरल सिन्हा, ये अब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर डोर इतने डाल रहा है। देखिए, जो पाकिस्तान तो पहले ये समझता था कि अफगानिस्तान उसके बैकयार्ड में है, उसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और पाकिस्तान की पूरी आवाम, मगर पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान की पूरी आवाम जितनी ज़्यादा इन्होंने इनसे उनको ये मिली है, वो मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान का एक एक, खास करके तालिबान आज इस तरह समझता है कि उनकी जो दुर्दशा है पूरी हुई है वो पाकिस्तान के कारण है। और वो केवल डूरन लाइन की मामला नहीं, और बहुत बड़ा डूरन लाइन का मामला है। ये तो बात करते हैं कश्मीर का इलाका 740 किलोमीटर का, यदि आप मान लीजिए, या थोड़ा सा IB का, वो तो 2130 किलोमीटर का। और नफरत करते हैं सर अफगानी पाकिस्तानियों से, मानते ही नहीं, ये तो उनको मानते ही नहीं कि ये कोई पाकिस्तान कोई मुस्लिम देश है। अफगानिस्तान के अंदर में ऐसी भावनाएं हैं क्योंकि वो जो चीज इन्होंने डेवलप की है, इनको इतना एक्सप्लॉइट किया है। अफगानिस्तान को किसी ने ये जंजीर कटवाना बोल रहे थे ना, जब अमेरिका चला जाएगा तो इनकी जंजीरें कट जाएंगी, जो बेड़ी की गुलामी की, तो इन्होंने इनकी जंजीरें काट दी। वो तो कहते हैं कि हम वो डूरन लाइन को, जो इंडस वाटर रिवर आप बात कर रहे हैं, वहां तक लाना चाहते हैं कि वो हमारा है। पख्तूनिस्तान का जो सपना है, इनका सपना नहीं है, वो रियलिटी है। अफगानिस्तान का भी कोई ब्रदरली रिलेशंस पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे, इसकी अभी कोई गुंजाइश? अब ये जो 4 मुल्क दिखाई दे रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये जरा दिखा दें तो हम इनकी बात भी कर लें। इन 4 देशों का रुख भारत के लिए ठीक नहीं है। तुर्की की हमने बात की, इसने खुल करके मदद की पाकिस्तान की। अजरबैजान की हमने बात की, इसने खुल करके ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया। ताजिकिस्तान का रोल भी ठीक नहीं रहा है। और ईरान भी आपको याद होगा, वैसे हमारे रिश्ते ईरान से बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी ना कभी मैटर्स रिलेटेड टू मुस्लिम पॉपुलेशन और कश्मीर, ये कोई ना कोई स्टेटमेंट भारत के खिलाफ देते रहते हैं। तो बहुत रिलायबल आप पार्टनर नहीं मान सकते इनको। हालांकि हम इनके साथ बहुत बिजनेस बहुत करना चाहते हैं, इनके साथ मिलकर चाबहार का पूरा पोर्ट बंदरगाह जो है वो बना रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत वक्त भी लग रहा है। अब ये जो सारा रीजन है सर, ये पाकिस्तान इसमें तुर्की के जरिए अपनी एक दखल चाहता है। बैल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तुर्की जो है वो सुन्नी इस्लाम का की प्लेयर बनना चाहता है इस रीजन में, और सऊदी अरेबिया को हटाना चाहता है, और उसके लिए उसे बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की मदद, और या पाकिस्तान उसके साथ हो। और साथ में पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन भी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ईरान, जो कि शिया कम्युनिटी में अपना उसका बहुत दबदबा है, तो ईरान को अगर कंट्रोल में रखना है तो न्यूक्लियर स्टेट इनके साथ रहनी चाहिए। और तीसरी चीज आती है तुर्की और अजरबैजान। आपको अगर अजरबैजान के प्रेसिडेंट, पिछले प्रेसिडेंट की हम बात कराएं, तो वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे हम 1 नेशन और 2 स्टेट्स हैं। और अगर आपको याद हो, नागोर्नो काराबाख में जो युद्ध हुआ था, तो हमने आर्मीनिया का साथ दिया था। हमने आर्मीनिया को अब भी 6000 करोड़ के करीब के बेचे हैं। अब तुर्की की बात करें तो तुर्की की तीसरी जो चीज है वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसमें इनकी अपनी फैमिली मेंबर्स, सन इन लॉ तक इन्वॉल्व है। उसमें से ड्रोन्स जो बेचे जाते हैं, चाहे वो सोंगर ड्रोन्स थे या
Yi-Ha-3 ड्रोन्स थे जिसका इस्तेमाल हुआ इस युद्ध के अंदर, और आपने देखा C-130 जहाज भी लैंड किया, आपने देखा कॉर्वेट भी आई थी। तो ये जो क्लोज डिफेंस एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का जो इनका नेटवर्क का क्लोजनेस है इन दो देशों के बीच में, वो उसका रीजन बिजनेस भी है, उसका रीजन डिफेंस भी है, उसका रीजन टर्की का उभरना सुन्नी मुस्लिम नेशंस के अंदर एज अ की प्लेयर। लेकिन वो कह रहा है कि उसने जंग के दौरान एक्टिव मदद नहीं की पाकिस्तान की। देखिए, जो भी देश एक्टिव मदद करता है, क्या वो कभी कहेगा कि मैंने एक्टिव मदद नहीं की? तो उनका C-130 वहां क्यों लैंड हुआ, उनका जो टर्की का जो कॉर्वेट था वो वहां क्यों आया? लेकिन इतना भी छोड़ दें, अगर हम ये भी कहें कि उस समय उन्होंने हथियार नहीं दिए, हथियार पहले से दिए गए थे, तो भी उनके साथ क्लोज रिलेशंस, और साथ में पाकिस्तान की जो डेलीगेशन गई है अभी तुर्की, उनके शहबाज शरीफ वहां गए हैं, तो तुर्की क्यों गए? पहले चीन गए फिर तुर्की गए। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि किसके साथ कौन। ऐसी भी खबरें थी सिंधु ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि कुछ शायद टर्की के ड्रोन ऑपरेटर्स थे, वो भी मौजूद थे पाकिस्तान के एयर बेसिस पर। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं हो पाई। ये पहले कंफर्म 2022-23 में क्या है, इनकी एक पोजीशनिंग हुई है ऑपरेटर्स की, जो वहां पे इनको ट्रेन करते हैं, जो नए नए ड्रोन्स आते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है कि उनकी डेलीगेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि किस देश ने मदद की पाकिस्तान की। अब अमेरिका का रवैया तो आप सब जानते हैं, वो इसको भी कुछ देना, उसको भी कुछ देना, किसी का पूरी तरीके से सगा नहीं। अभी तक का पाकिस्तान का दुनिया का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए। देखिए, F-16 ना केवल इस्तेमाल हुआ, तो AMRAAM हमने कैसे उनको दिखा दी थी पिछले ऑपरेशन से बालाकोट के बाद। इसका क्लियर मतलब है कि F-16 को ऑफेंसिव रोल में इस्तेमाल किया गया। लेकिन अमेरिका इसलिए भी नहीं मानेगा क्योंकि एक MiG-21 ने F-16 को शूट डाउन कर दिया, एक वो जहाज जो कितने डिकेड्स पुराना है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि F-16 की ऐसी तौहीन हो कि एक छोटा सा जहाज, वो भी कुछ $मिलियन का, वो जाके एक F-16 जैसे आधुनिक जहाज को गिरा दे। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो उस समय हुई, और ये बात जो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका की भी नहीं सुनते। अगर अमेरिका ने इनको कहा है कि आप ऑफेंसिव रोल में ना यूज करें, ये फिर भी यूज कर सकते हैं। ये अमेरिका को नोट लेना चाहिए इस बात का, और इस पे सीरियस एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के साथ। अब लेकिन अमेरिका तो बहुत कुछ और भी चाहता है। मैं एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के नक्शे में असम के कुछ हिस्सों को शामिल करके दिखाया, जिसे चिकन नेक हमारा कहा जाता है। तो बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भी कई बार इस चिकन नेक को लेकर पिन पॉइंटेड बातें कह चुके हैं। ऐसे में असम के हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को बड़ी चेतावनी भी दी थी और कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की ताकत दुनिया देख चुकी है, और अगर बांग्लादेश हमारे चिकन नेक की बात करता है तो उसके अपने 2 चिकन नेक भी हैं। ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने बड़ा लंबा ट्वीट कर पहले भी किया था, दोबारा भी किया, और बताया कि उसके 2 चिकन नेक हैं, एक 80 किलोमीटर लंबा है, एक 28 किलोमीटर लंबा है। तो भारत चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ये रेफरेंस क्यों आया है, अगली खबर पे आए जरा। क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त मोहम्मद यूनुस की सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे पूरा ये रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है। जब दुनिया की नजर भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर है, यानी पाकिस्तान के साथ, इस बीच बांग्लादेश के साथ लगी हमारी पूर्वोत्तर सीमा पर हलचल बहुत तेज हो रही है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ये मार्च 2025 में ढाका गए थे, और वहां पर इन्होंने जो रोहिंग्या वहां पर हैं, उन रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजने के लिए, बांग्लादेश का एक बड़ा बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है और म्यांमार में सिविल वॉर चल रही है, रोहिंग्या वहीं से आ रहे हैं। 11 लाख 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में बसे हुए हैं, और भारत में भी बहुत सारे लोग हैं। अब इनके लिए एक ह्यूमन कॉरिडोर, मानव गलियारा बनाने की बात यूएन के प्रमुख ने कही। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इस मानवीय गलियारे की योजना को आगे बढ़ा रही है, उसके लिए तैयार हो गई। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में रोहिंग्याई मुद्दे के उच्च प्रतिनिधि का पद संभालने वाले खलीलुर रहमान, उनका चयन भी यही बता रहा है कि अब यह म्यांमार के साथ एक कॉरिडोर, एक रास्ता खोलना चाहती है सरकार। अब इससे होगा क्या? अगर ये एक मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं, ये जो एक लाल रंग में आपको दिखाई दे रहा है रखीन स्टेट है। इधर अगर सर मेरे साथ अगर आ जाएं एक बार आप सिन्हा साहब, तो हम इसको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे क्यों है ये इंपॉर्टेंट। भारत के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। हमारी सीमा भी म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश की सीमा भी म्यांमार से लगती है, और उसका एक ये प्रांत है रखीन स्टेट, जो इस वक्त म्यांमार की सेना के कब्जे में नहीं है, ये विद्रोहियों के कब्जे में है।
वहां की वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट भी नहीं है म्यांमार में, वहां सेना का राज चलता है और बहुत सारे हिस्से जो है म्यांमार के वो ऑटोनॉमस हो चुके हैं, मतलब अलग अलग रिबेल ग्रुप्स, छोटी छोटी सेनाओं ने विद्रोहियों की उन पर कब्जा कर रखा है। ऐसा ये है कि रखीन स्टेट है। अब ये मोहम्मद यूनुस अमेरिका के कहने पर एक कॉरिडोर खोलना चाहते हैं इस रखीन स्टेट के लिए। उससे होगा क्या, आशंकाएं क्या हैं जो बांग्लादेश की पार्टियां जता रही हैं, सेना जता रही है? उनका कहना है कि ऐसा ये ह्यूमन कॉरिडोर का इस्तेमाल ह्यूमैनिटेरियन एड के अलावा हर काम के लिए होगा। इसमें हथियार भेजे जाएंगे, इसमें ड्रग की स्मगलिंग होगी और जो खतरा सर एक हमने आर्टिकल पढ़ा कि अमेरिका और चीन उनका प्लेग्राउंड बन जाएगा ये एरिया। देखिए सौरभ, बहुत अच्छी बात जो आपने बताई और आपने रखाइन स्टेट की बात की। जो रखाइन स्टेट अभी ये जो इलाका है, हाँ, ये अभी अराकान आर्मी है और एक मेजर साहब हैं जो कि इस इलाके में ये जो 210 किलोमीटर का ये बॉर्डर दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ, और जो ये इलाका आप देख रहे हैं ये भारतवर्ष का इलाका बनता है। और यदि हम इसको देखते हैं, जो इसकी बात हो रही है, ये देखिए ये जो चिटगांव हिल ट्रैक्स की बात कह रहे हैं, ये जो इलाका है यहाँ पर हमारा यदि ये देखिए तो ये हमारा त्रिपुरा का इलाका। नहीं सर, इंडिया ये है एक्चुअली, क्योंकि बड़े में दिख रहा है। अच्छा, दिस इज इंडिया, ये इंडिया म्यांमार। हाँ, ये सॉरी, ये इनका ये कॉक्स बाजार है, कॉक्स बाजार का वही बात है। हाँ, ये जो इलाका है ये कॉक्स बाजार तकरीबन यहाँ पर है। हाँ, और ये चिट्टागांव जो कहते हैं यह यहाँ पे है, और यहाँ पर आपका सेंट मार्टिन आइलैंड है जो यहाँ पर है, और यहीं पर ये सितवे है, ये जो इलाका है सितवे है। सितवे हमारा अभी पोर्ट है और कालादान प्रोजेक्ट ऐसे करके यहाँ से निकलता है। अभी जो बात हो रही है कि किस इलाके से इन्होंने, तो ये जो 210 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, ये अभी अरकान आर्मी के पूरे कब्जे पे है। तो यहाँ से ये बनाना चाहते हैं। इसका जो ऊपर का इलाका है, जो हम इसको, ये भारत है, सॉरी, जो ये इलाका है, हाँ, ये चिन स्टेट है। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियंस हैं। वो मिजोरम के अंदर पे 5000 आ चुके थे, और ये भी एक समय था कि ये मानते थे कि अमेरिका क्यों यहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड को। एक तो बात सब क्लियर हो गई कि ये मतलब हमारे भारत से इतना नजदीक है। अगर इस रखीन स्टेट के अंदर ये सारे बड़े प्लेयर दुनिया के, अमेरिका, चीन, ये सब एक्टिव होंगे तो इसका हमारे ऊपर एक फॉल आउट हो सकता है। हमारे ऊपर फॉल आउट तो होगा ही हमारे, इसलिए कि एक प्लेग्राउंड होगा ना। यदि आप इसको देखें थोड़ा सा मैप के अंदर में, मैं सोचता हूं, क्योंकि इससे लगता हुआ इलाका है, ये जो इलाका है ना, ये हमारा, ये मिजोरम का इलाका है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट सा हो गया है ये। यदि आप देखिएगा यहां से अब, और इसकी दूरी जो हम मानते हैं, इसकी दूरी तो केवल 19 किलोमीटर, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है मैप। वो 15 किलोमीटर की बात है। यहाँ पर मनाबाव बाजार है, यहाँ पर एक आपने त्रिपुरा का, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो रहता है बांग्लादेश का, वहां से यदि हम यहां आना चाहते हैं तो बस 15 किलोमीटर की दूरी है। अब सर खबर यह भी है कि यहाँ भी आप एक पोर्ट बता रहे थे आप, यहाँ नीचे रखीन स्टेट में एक पोर्ट है, सितवे पोर्ट। वो पोर्ट बनाया था अदानी ASEZ ने, लेकिन इसको इन्होंने 2024 में वापस बेच दिया एक लोकल कंपनी को, सोलार इंजीनियरिंग को, या सोलार। अब सर खबर यह है कि ये जो AA आपने बताया, अराकान आर्मी जो इस रखीन स्टेट को कंट्रोल करती है, ये वो चाइना के लिए उस पोर्ट को डेवलप करने के लिए तैयार है। नहीं, देखिए इसमें ना 3 फैक्टर्स हैं, 3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक अराकान आर्मी है, एक रोहिंग्या मुस्लिम्स इन्वॉल्व हैं जिनकी अपनी सैल्वेशन आर्मी है, और तीसरा है म्यांमार की आर्मी, टाटमाडो जिसे कहते हैं, वो इन्वॉल्व है। अभी क्या है कि रोहिंग्या कौन है? ये रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने साथ दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में। उसके बाद से इनके इधर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से RSO पहले इन्होंने बनाया, और उसके बाद अब जो इन्होंने 2016 से अटैक शुरू किए, पहले अटैक्स रोहिंग्यास ने शुरू किए थे जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। अराकान आर्मी बाद में आई, और अब उस अराकान आर्मी आई और इनकी आर्मी, म्यांमार आर्मी, इन दोनों के बीच में ये पिस गए, और उसकी वजह से ये भारी संख्या में 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, एक चीज में कंप्लीट करने दीजिएगा, ये आए बांग्लादेश के अंदर, और ज्यादातर ये उधर कॉक्सस बाजार में 1,18,000 के करीब, और बाकी ऊपर भी थोड़े एरियाज है चिटागोंग में, वहां पे ये सेटल हो गए हैं। लेकिन इनके लिए जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना है, इनके लिए थोड़ा बनाना है। अगर इनके लिए बनाना है, ये तो बांग्लादेश में ही है, ये वापस जाना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली। और वहां पे, क्योंकि वहां पे इनके अगेंस्ट बहुत सॉलिड डिस्क्रिमिनेशन है। जो कॉरिडोर बनाना है, वो आपको एक चीज मैं बता दूं, ये बात सच्ची है कि 95%, 95% लोग जो राखीन स्टेट में है, इस टाइम सर्वाइवल कंडीशन में है।
और वहां पे सिर्फ 20% क्रॉप्स है, कोई ट्रेड नहीं, कोई इकोनॉमी मेरा नहीं, सर कुछ सीधा नहीं। सवाल है, ये मैं बांग्लादेश करूं क्या? म्यांमार के बीच अगर एक कॉरिडोर खुल जाता है जी। जिसके खिलाफ बांग्लादेश की पार्टियां भी हैं, ये भारत के लिए चिंता की बात क्यों है दत्ता साहब? देखिए, ऐसा है कि जो कॉरिडोर की बात हो रही है, ये दो मुद्दे पे हो रही है। एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर ताकि रसद पहुंचाई जा सके रखाइन स्टेट में, और दूसरा है कि रोहिंग्या को रीस्टेब्लिश किया जाए रखाइन स्टेट के अंदर, क्योंकि जो रोहिंग्या जितने आए हैं रिफ्यूजी, ये बेसिकली रखाइन स्टेट से ही आए हैं, और इन्होंने पहले वहाँ बुद्धिस्ट के ऊपर हमले शुरू करे, फिर बुद्धिस्ट ने इनको मारना शुरू किया और उनको मार मार के निकालना शुरू किया वहाँ से। अभी अगर आप अराकान आर्मी की बात करें, अराकान आर्मी ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं और उनके अंदर ये थोड़ा बहुत एलिमेंट इनका भी है रोहिंग्या मुस्लिम्स का, जो मेन लैंड म्यांमार की जुंटा के साथ लड़ रहे हैं वो। तो अभी अगर ये जितने रिफ्यूजियों को अगर बांग्लादेश से वापस भेजना है रखाइन स्टेट में, तो उनके लिए कॉरिडोर, लेकिन जो जमात इस्लामी है बांग्लादेश के अंदर, वो इसको इस्तेमाल करना चाह रही है, इसको मिलिटराइज करने के लिए। और जो बांग्लादेश की आर्मी का चीफ है वकारुज्जमान, उसने बोला ब्लडी कॉरिडोर का हम नहीं बनने देंगे। उसको मालूम है कि इसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं, और अगर यहाँ पर इनकी एक्टिविटी जो रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी है या जो इनके मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं, वो हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर खतरा पैदा कर सकते हैं। और अभी हमारा फोकस वेस्ट की तरफ है, हमें अपना फोकस ईस्ट की तरफ भी डिस्टर्ब हो सकता है बिल्कुल इस डेवलपमेंट। और एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, वो आज से रूस के दौरे पर हैं और ये बहुत अहम दौरा उनका माना जा रहा है। इस बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर भीषण हमला किया है। रूस ने अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक करते हुए 367 ड्रोन्स और मिसाइल्स यूक्रेन के ऊपर दागी हैं, जिसमें उनकी कैपिटल कीव भी शामिल है। और इस मामले पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, हम यहां बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो कीव और दूसरे शहरों पर मिसाइल से, ड्रोन से हमला कर रहे हैं। पुतिन के लिए ट्रंप ने व्हाट द हेल ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, क्रेजी शब्द का भी इस्तेमाल किया कि पुतिन क्रेजी हो गए हैं, मतलब पगला गए हैं, ऐसी हरकत वो कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले 2 घंटे फोन पर इनकी पुतिन से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि अब डायलॉग होगा रूस और यूक्रेन के बीच में और शांति वार्ता के जरिए ये युद्ध रुकेगा। इससे पहले भी वो काफ़ी प्रयास कर चुके हैं कि दोनों देश आपस में बैठे, दोनों से अलग अलग बात की। उन्होंने कुछ समझौता भी कराया। उनके पास एक डील है जिसे वो कहते हैं मिनरल्स डील, जिसमें यूक्रेन के साथ अमेरिका व्यापार करेगा, रूस कहाँ तक रहेगा, उसकी सीमा कहाँ तक होगी, ये सारी बातें नेगोशिएट ट्रंप करना चाहते हैं। लेकिन पुतिन ने अभी एयर स्ट्राइक करके क्या संदेश दिया है उन्हें और दुनिया को, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन आप पहले ट्रंप की बात सुनिए। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया इसके अलावा, पुतिन हैज गॉन एब्सोल्युटली क्रेजी। उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस आदमी को क्या हो गया। बार बार ट्रंप ने बात कही, आप कोट्स पढ़िए उनके कि आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, ये अचानक से इस व्यक्ति कैसे बदल गया, हमारी फोन पर अच्छी बात हुई थी। इसका मतलब यह है कि पुतिन का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त इसमें, जंग वो नहीं रोकना चाहते। और क्या संदेश हो सकता है इसका कि जब ट्रंप मध्यस्थता कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं दत्ता साहब, और इसमें वो हमले करें, इतना बड़ी एयर स्ट्राइक कर रहे हैं यूक्रेन पर। देखिए सौरभ, ऐसा है, ये बिल्कुल यकीनन है कि ट्रंप की पुतिन के साथ 2 घंटा बातचीत चली और बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने सहमति भी जताई। इसके अलावा इस्तांबुल में भी इनका जो एक डेलीगेशन का मीटिंग चल रहा था, और 2 चीज़ें क्लियर हैं। पुतिन ने जो पहले अपनी शर्तें थी जंग के शुरू होने से पहले और जंग के दौरान, वो शर्तों में कोई बदलाव नहीं है। क्रीमिया को भूल जाओ, डॉनबास लुहांस्क की आज़ादी, अब वो हिस्सा बन गया रूस का, और जहाँ तक नाटो का सवाल है वो नाटो में नहीं ज्वाइन करेगा, और जो इलाका भी रशिया ने पकड़ लिया वो नहीं छोड़ेगा। अभी बात रही कि क्यों हमला किया पुतिन ने। आपको याद हो जब क्रुस्क के विजिट में जा रहा था पुतिन, इसके हेलीकॉप्टर के ऊपर उन्होंने स्ट्रॉम ये ड्रोन का अटैक कराया। किसने? यूक्रेन ने, इसको असैसिनेट करने के लिए। और अगर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को असैसिनेट करने के लिए हमला कर रहे हैं, और उस टाइम में उसकी जो एयरफोर्स है या जितने इनके एंटी ड्रोन सिस्टम है, उन्होंने सारे ड्रोन्स को नकारा किया और पुतिन का मतलब कोई हादसा नहीं हुआ।
उसके रिटेलिएशन में पुतिन ने अभी यूक्रेन को जवाब दिया है सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल अटैक करके कि इफ यू अटेम्प्ट टू असैसिनेट अ हेड ऑफ अ स्टेट दिस इज व्हाट विल हैपन एक टू बार यू। क्लियर कर दे फिर। अभी कल या परसों ही पुतिन जो है वो अपने जो बताया ऑक्यूपाई, जो उन्होंने टेरिटरी ऑक्यूपाई की है, बिल्कुल उसके दौरे पर हेलीकॉप्टर में गए हुए थे। हाँ, और कुर्स इनका अपना है, जहाँ यूक्रेन ने हमला करके कुछ इलाका भी पकड़ा हुआ। तो इन्होंने यूक्रेन ने उनके जिस हेलीकॉप्टर में पुतिन बैठे थे उसी पे डायरेक्ट हमला किया, उसके ऊपर हमला करा है, ड्रोन अटैक, स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया है। उसका जवाब अब दिया है इन्होंने। बिल्कुल। तो ट्रंप को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? ट्रंप पुतिन को ही क्यों पागल कह रहे अभी ट्रंप के ऊपर हमला हो जाए तो अमेरिका क्या करेगा? तो ये वो रिटेलिएशन है अपने आप। वो ठीक है, बीच में एक्साइटेड हो गया, गोल्फ खेलने गया था ट्रंप। लेकिन देखो ट्रंप साहब जो चौधरी बनना चाहते थे दुनिया का, वो काम हो नहीं पा रहा क्योंकि उनकी पंचायत कोई सुनने को तैयार नहीं है। ट्रंप और पुतिन और जेलेंस्की की बात आपने सुन ली, वो मिडिल ईस्ट का दौरा करते हैं तो सब अरब मुल्कों में चले जाते हैं, इजराइल जाते नहीं है जो उनका इतना बड़ा एलाई है। तो उन्होंने नेतन्याहू को भी एक साइड लगा रखा है, वहां भी हमास के साथ युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और भारत के और पाकिस्तान के बीच में भी ऑपरेशन सिंदूर में एक झूठा क्रेडिट ट्रंप ने लेने की कोशिश की कि मैंने मध्यस्थता करा दी। तो आप इन तीनों ही कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर आप देखिए तो पुतिन चाहते हैं मुझे क्रेडिट मिले, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। सिन्हा साहब देखिए, ट्रंप तो जो चाहते हैं कि देखिए हम शांति के पुजारी हैं, हम सब जगह शांति ला रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी खासकर ट्रांस अटलांटिक एरिया में उन्होंने एक चीज़ की थी अपने फर्स्ट टर्म में कि आप लोग अपना नेटो का जो स्पेंडिंग है, डिफेंस स्पेंडिंग है, वो बहुत कम है और आप अमेरिका पर डिपेंडेंट है। वहाँ तक तो वो सही थे क्योंकि सारे नेटो देश 31 ने अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ा दिया है, वहाँ तक सही थे। उसके बाद रशिया के ऊपर में उनका ये कहना था कि पहले वो प्रैक्टिकल थे, प्रैग्मेटिक, वो कहे कि हमें प्रैग्मेटिक होना है। क्रीमिया इनका हो चुका है, 20% जो इलाका पुतिन ने ले रखा है वो हो जाएगा। मगर जैसे ही मिनरल डील हुआ $500 बिलियन का जेलेंस्की के साथ, वो थोड़ा पलट मार गए पुतिन के बरखिलाफ। वो कहते हैं कि केवल क्रीमिया हम आपको कह देंगे कि ठीक है, मगर दूसरे इलाका रिमेन डिस्प्यूटेड। तो ये क्रीमिया ये वापस दिलाएंगे यूक्रेन वो को? कहते हैं कि ये मानना पड़ेगा यूक्रेन को कि क्रीमिया रशिया का हिस्सा है, ओनली क्रीमिया। बट 4 मेजर हिस्सा हैं, लुहांस्क है, डोनेस्क है, जप्रोजिया है या खेरसोन है। ये जो 4 हिस्से हैं जहां रेफरेंडम हो चुका है और वहां पर डिक्री साइन कर दी है पुतिन ने, तो कौन मानेगा इस चीज को कि 20% लैंड जो आपने इस लड़ाई में 3 साढ़े 3 साल। पुतिन का कहीं से लगता है ऐसा रुख कि वो युद्ध रोकना चाहते हैं? कभी नहीं रुकेगा। देख लीजिए आप, ये 4 महीने तो नहीं रुकेगा, ये आने वाले विंटर के समय तक तो 100% चलेगा। और ये हो सकता है कि सेकंड अटैक कीव के ऊपर में, पहले उन्होंने वहीं से शुरू किया था कीव से। उनकी एक बड़ी गलती मैं मानता हूं, मैन्यूवर वॉर की बहुत बूचा के जब हुआ था ना, बूचा आपने सुना होगा, जब वो निकले थे फर्स्ट फेज में, वो उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे ख्याल से। रशियन, मेरा अपना आकलन कहता है। और वो फिर क्योंकि खार्किव में 50,000 की एक फोर्स लगी हुई है। ये तो बात हुई पुतिन और ट्रंप की और यूक्रेन और रूस की। बैल साहब, मैं जरा एक कुछ नया डेटा आया है जो बता रहा है पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ उसका हिसाब किताब कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट, आप भी सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान को भारत की मार कितनी जोर से पड़ी, अब उसका लेखा जोखा हिसाब किताब आ गया। 90 घंटे की इस लड़ाई में पाकिस्तान को $16 अरब का नुकसान हुआ। मतलब हर दिन $4 अरब से ज्यादा का पाकिस्तान को चोट पहुंची है, जबकि इतने के बाद भी उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पाकिस्तान की एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया भारत की वायुसेना और सेना ने। 13 एयरबेस और रडार सेंटर्स ध्वस्त हुए। अलग अलग जगहों पर जो 9 टेरर कैंप्स थे वो मिट्टी में मिले। बात करें वेपन्स की तो पाकिस्तान के 400 से ज्यादा ड्रोन्स मारे गए। लाहौर में LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ। कराची के पास HQ-9 डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हुआ। उसके 2 साब 2000 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो थे इवैक्स, वो ध्वस्त हुए हैं। एक C-130J जो ट्रांसपोर्ट विमान है बड़ा, वो एक JF-17, 2 F-16 लड़ाकू विमान उसके गिरे हैं। और भारत के टारगेटेड अटैक में पाकिस्तान की आर्मी के 64 सैनिक मारे गए, 96 सैनिक जख्मी हुए हैं, जबकि 100 से ज्यादा आतंकवादियों का काम जो है वो तमाम हुआ है। तो ये पाकिस्तान को जो है वो चोट पहुंची है। और आप वही सवाल, हासिल क्या हुआ? भारत के निर्दोष लोगों को मारने के बाद दुनिया भर में जिल्लत और अपने लोगों की मौत और इतना बड़ा माली नुकसान जो झेलने की परिस्थिति में वो बिल्कुल भी नहीं है। बैल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी। 2.1 या 35 बिलियन डॉलर जो उनको मिला है, उसके बाद 2 अलग अलग हेड्स के अंदर IMF से
तो ये तो पहले दिन में इनका $4 बिलियन चला गया। आपकी जो बड़ी अच्छी ये स्टडी आई है जिसमें कहते हैं कि $16 बिलियन इनका खर्चा हुआ है। अगर आप ये देखें हासिल क्या हुआ, हासिल इनको हुआ है कि एक फेल्ड जनरल जो था वो फील्ड मार्शल बन गया। ये बहुत बड़ा हासिल हुआ है। अरे उसकी भी कहानी भी बताता हूं, आप प्लीज कंटिन्यू। नई कहानी। दूसरी चीज क्या हुई है, अगर आप जितने भी क्रिस्टीन फेयर जैसे पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं वो कहें तो वो यही चीज कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इज सीन टू रेजिस्ट तो पाकिस्तान जीत गया। और यही हुआ है। अभी उनको ये दिखा रहे कि इतना बड़ा भारत के सामने एक प्यूनी पाकिस्तान ने खड़े होने की कोशिश की इसलिए हम जीत गए। ये नहीं कि हम तबाह और बर्बाद हो गए, ये नहीं कि हमारी सिविलियंस के पास खाने को नहीं है, ये नहीं कि हमारी इकोनॉमी एकदम बर्बाद होने जा रही है, उस पर उनको फर्क नहीं है। वो खुद फील्ड मार्शल बन गए हैं और सारी उम्र के लिए अब वो यूनिफॉर्म को पहनेंगे। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और आप जानते हैं पाकिस्तान कितने नंबर पे है? 45वें नंबर पे। 45वें नंबर पे पाकिस्तान के लोगों को, मतलब ये कोई नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, लेकिन वही बात जो भी प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान की ट्रेजेक्टरी में फर्क रहा। हमने शुरुआत से अपना फोकस रखा है अपने लोगों की भलाई में, इकोनॉमी बढ़ाने में, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सके। पाकिस्तान अलग आतंकवाद के ट्रैक पर, उसको अपने नक्शे में, वो नक्शे से संतुष्ट नहीं है वो देश अपना, वो अपने देश का नक्शा बदलना चाहता है, जिसको बहल साहब रिविजनिस्ट पावर जो भी थोड़ी कह रहे थे। अभी आ गई फील्ड मार्शल वाली बात। सर मेरा ध्यान नहीं गया, हो सकता है आप लोगों का गया हो। ये इसके पीछे एक वहां साइकोलॉजी ये भी वर्क कर रही है पाकिस्तान में कि जब बांग्लादेश बना 71 की लड़ाई में, उस वक्त हमारे जो सेना के प्रमुख थे उनको फील्ड मार्शल प्रमोट कर दिया गया था, सैम मैनेक्शो साहब को, कि भाई एक जंग जीती है हमने, उसके बाद उनको रिवॉर्ड मिला। अब ये उन्होंने इसीलिए ये उससे पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि तुमने वॉर जीतने के बाद फील्ड मार्शल बनाया था और हमने भी जीतने के बाद फील्ड मार्शल बनाया। दत्ता जी देखिए, ऐसा है कि 71 की जंग में जब सैम मैनेक्शो को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया, वो जंग का नतीजा देखें आप। उस जंग में पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया मुल्क पैदा हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार 93,500 प्रिजनर ऑफ वॉर, जो कि सबसे बड़ी नफरी किसी देश की हमारे यहाँ पर कब्जे में थी, हमारे सरेंडर किया उन्होंने, उनकी पेंटें उतारी हमने। तो ये वो कारनामा था कि हमने पूरी दुनिया को करके दिखाया, एक नया देश बना, बांग्लादेश आज़ाद हुआ और उसके एवज में फील्ड मार्शल मानेकशॉ का उपाधि उनको दी गई। उसके एवज में अगर अभी हम बात करें अब संदूर की, जहाँ पर ये बोलते हैं साहब हमने 71 का बदला ले लिया। कितने बेशर्म लोग हैं, इनको ये भी नहीं पता कि 71 में इनके साथ हुआ क्या। मतलब इतनी इनकी मेमोरी शॉर्ट है, इतनी इनकी इक्वेशन का आप दर्जा लेके देखें। जब वो संदूर में पिटे, इनकी बर्बादी हुई, इनके सारे एयरफील्ड बर्बाद हुए, नो टेररिस्ट कैंप इनके हमने ध्वस्त कर दिए और उसके एवज में मुल्ला मुनीर को उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया। मुझे लगता है जो अभी ये बात कह रहे थे वो है बात करने लायक। इनका जीत का अपना जो पैमाना है वो बहुत नीचे है पाकिस्तान का, कि भाई हमने भारत को वो उनका कहना है कि भारत ने हम पर हमला किया और हमने भारत को अगर जवाब दे दिया, उसका जरा भी भारत का हम नुकसान कर पाए, हम खड़े हुए बस, तो वो हमारी जीत है। देखिए, इस्लामिक वे ऑफ थिंकिंग लॉस एंड विन का यही है। अच्छा। जो हम कहते हैं ना, वो हारते नहीं, कभी नहीं हारते हैं जब तक उनके फेथ और सोच को नहीं हराया जाए। आज तक हमने पाकिस्तान को उनके तरीके से हराया नहीं है, चाहे 71 की लड़ाई में भी। आप 71 को भी वैसी क्रशिंग डिफीट नहीं मानते? हम तो बहुत मानते हैं, हम तो हर एक जंग को मानते हैं इसकी, मगर जो पाकिस्तान के लोग ये इस सच्चाई को समझने की जरूरत है भारत, क्योंकि जो कुरानिक वे ऑफ विन एंड लॉस है, यदि हम इसको नहीं समझेंगे, सुनजू के को नहीं समझेंगे, देन वी आर समवेयर फूलिंग अस मिलिटरली। मैं कहता हूं, देखिए, दुश्मन जब तक नहीं प्रस्त होता है दिमाग से, और उसके हौसले, आपको हौसले तोड़ने पड़ेंगे। इसलिए हम लोग इस बार उसकी आत्मा पर चोट कर रहे हैं, इसके पहले आत्मा में कभी चोट नहीं हुई। ये कहना मिलिटरली जीतना एक अलग चीज है। यदि आपका लीडर आज ये कहता है, पहली बार कहता है कि पाकिस्तान आप एनिमी डिक्लेयर करता है, आप ये कहिए, आप लड़ाई जीत कर आइए और आप बोलिए कि हम समझौता करेंगे जी, बैठ जाएंगे, हम टेबल पे हार जाएंगे, सब ले जाओ, हमारी जमीन जो थी उसको आप ले जाओ, जो आपने पकड़े उसको ले जाओ। और एक उस समय 71 की लड़ाई में एक बहुत बड़ी बात होती थी, स्ट्रेटेजिक डिफीट इंडिया की, कि आप एक देश है जिसके 2 जगह रिसोर्स डिवाइड होते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट में, आप उसको काट करके एक कर रहे हो,
हमारा ये था कि ये हमारा फ्रेंडली नेशन रहेगा, ये हमारा प्रिजम्पशन था और बांग्लादेश को हमने किया आज तक, मगर आज वो प्रूव कर रहा है कि वो पाकिस्तान से कोजी अप हो रहा है। आपको लग रहा है बांग्लादेश बना के कुछ नुकसान हो गया हमारा स्ट्रेटेजिकली? अब देखिए ना, हुआ नहीं वो, यदि हम उसको करने देंगे तब होगा, हम करने नहीं देंगे। यदि ये चिकन नेक को काटने की बात करता है, यदि वो आपकी बात करता है कि ये जो देखिए कोई भी नहीं, चिटगांव का जो हिल ट्रैक्स है ना, उसके ऊपर में ये नहीं कि केवल रोहिंग्या की बात सब हम कर रहे हैं कि वहां 10,000 रोहिंग्या आ गए, इसके पहले वहां पर बहुत बड़ी इंसर्जेंसी चली है और शांति बहनी इंसर्जेंसी चली है भारत के फेवर में, भारत के फेवर। अब मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर वो अलग सी बात आ जाएगी। सबको, दत्ता साहब को पता हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वो समय भी हमारे पास इस पर, आप बताइए 15 किलोमीटर का रास्ता हम नहीं तोड़ सकते हैं। और अभी तो हमें बांग्लादेश की सोच भी थोड़ी सी मोल्ड करनी है। आज जो सोच बांग्लादेश में बन गई है, थोड़ा एंटी इंडिया एलिमेंट्स हावी हो गए हैं, उसका भी कुछ भारत को बंदोबस्त करना पड़ेगा। 200% करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना ही सरदर्द बनेगा जितना पाकिस्तान सरदर्द है। बड़ी बात कह रहे हैं साहब। आज वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया जनरल सिन्हा, जनरल दत्ता, एयर कमांडर बहल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए।